हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज हमारी यूपी स्पेशल की ये दूसरी क्लास है और आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर बात करेंगे। और जो जिसने भी हमारी पहली क्लास नहीं देखी है यूपी स्पेशल की, ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि आप सीरियल वाइज पढ़ते चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। वहाँ पर मैंने यूपी के भौगोलिक स्थिति पर डिस्कशन किया है। और आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश से ही संबंधित उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो फैक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो उत्तर प्रदेश का नामकरण हम सीरियल वाइज देखते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। 1877 में नाम चेंज होकर के हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या जोड़ा गया? आगरा व अवध को भी ऐड किया गया इसमें। और 1902 में भी इसका नाम चेंज हुआ, हो रखा गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्लियर? 1937 में इसका जो नाम हुआ वो था संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 में इसका जो नाम गठन हुआ वो हुआ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुनर्गठन की बात करें तो इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्रम भी आप याद रखिए और ये डेट याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये भी देखते हैं हम। 1836 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो थी आगरा। 1858 में इसकी राजधानी बनी क्या? प्रयागराज। और 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ हुई, लेकिन क्या? आंशिक रूप से। मतलब ये आंशिक का मतलब होता है अंश, बस, मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुई, लखनऊ आंशिक रूप से हुई। और 1935 में इसे पूर्णतः नाम दे दिया गया, राजधानी का क्या रख दिया गया? लखनऊ। जो पूर्णतः स्वीकार किया गया। ठीक है, 1935 है। और राजधानी की ही बात कर रहे हैं हम, तो हर राज्य में 2 राजधानी निर्धारित की जाती हैं, एक न्यायिक राजधानी वहाँ की और एक प्रशासनिक राजधानी। तो जो न्यायिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो है प्रयागराज, और प्रशासनिक राजधानी है हमारी लखनऊ। न्यायिक राजधानी से क्लियर है? न्यायिक राजधानी वो राजधानी जहाँ पे उस जगह पर हाई कोर्ट स्थित हो उस राज्य का, है ना, या हाई कोर्ट उच्च न्यायालय स्थित हो, वही हमारी न्यायिक राजधानी। तो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। और प्रशासनिक राजधानी यानी जहाँ पर प्रशासन आदि के ज़्यादा कामकाज होते हैं और जहाँ मुखिया हमारे मतलब मुख्यमंत्री निवास करते हैं, रहते हैं, वो है हमारा प्लेस लखनऊ। तो ये हमारी प्रशासनिक राजधानी है। ऑल क्लियर? चले आगे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी, और इसकी घोषणा हुई अक्टूबर 1947 में। और जब इसे स्वीकार किया गया वो डेट है 26 जनवरी 1968 में। इसे पूर्ण रूप से क्या? अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया। राजकीय भाषा भी वही भाषा जो हमारे कामकाज सरकारी जितने भी होते हैं वो हमारे राजकीय भाषा में ही किए जाते हैं। ठीक है, और द्वितीय जो राजकीय भाषा यहाँ की है वो है उर्दू। और कब रखी गई? तो 1989 में इसे उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो है सारस, या उसे क्रॉन्च भी बोलते हैं। राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश या टेसु का फूल। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है, और ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। राजकीय चिन्ह देखिए आपको यहाँ शो हो रहा होगा, एक वृत्त है ना, गोला है, और उसमें क्या है? तीर धनुष दिख रहा है ना। तीर धनुष के साथ 2 दायमाएँ क्या हैं? मछलियाँ हैं। और इस लोगों को स्वीकार कब किया गया? 1938 में इसे स्वीकार किया गया। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष है यहाँ का अशोक। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं फटाफट। फिर हम आगे बढ़ें अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन। चले आते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हम कहते हैं भावर क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र। भावर और भाभर 2 नाम से यहाँ कहीं पेपर में आ सकता है। ठीक है, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, या कह सकते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र। और
जो लास्ट हमारा भाग है इसका वो है दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। ठीक है, क्लियर। अब हम पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो, अब हम बात करेंगे भावर व तराई क्षेत्र की। तो भावर व तराई क्षेत्र देखते हैं मैप में यूपी के। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा यूपी मैप के जो बॉर्डर के ऊपर वाला जो एरिया है ये क्या है, हिमालयी पर्वत वाला एरिया है। और जो रेंज लगती है हमारी शिवालिक रेंज आती है। ये हमारा कैसा एरिया है, यहाँ पे हिमालय पर्वत आदि हैं। ठीक है, और ये जो रेंज लगती है ये है हमारी शिवालिक रेंज। और जब हिमालय पर्वत हैं तो वहाँ से क्या होंगी, नदियों का उद्गम होता है, कई सारी यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। इस हिमालय से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, और नदियाँ जब तेज बहाव में, मतलब उनका प्रवाह काफ़ी तेजी से होता है, तब क्या होता है, उन चट्टानों पे पड़ती हैं। तो क्या चट्टान, कंकड़, पत्थर आदि अपने साथ लेकर के, अवसाद लेकर के आती हैं। तो इस एरिया में ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। तो ये जो हमारा एरिया है ऊपर का, ये पतली पट्टी के नुमा क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कंकड़ पत्थर काफ़ी सारे, ढेर सारे मात्रा में जमा हो जाते हैं। और इसका जो विस्तार है ये सहारनपुर से लेकर के यहाँ कुशीनगर तक है। कुशीनगर तक है। ये हम बात कर रहे हैं भावर क्षेत्र की, भावर क्षेत्र। ठीक है, भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से है, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक। और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई है लगभग 34 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई जैसे जैसे ये पश्चिम की पूर्व की तरफ बढ़ता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ चौड़ाई घटती जाती है। इस एरिया में कोई फसल नहीं होती। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं बता रही हूँ। इस एरिया में कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। और यहाँ पे जब ये कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो यहाँ का जो पानी होता है कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। विलुप्त मतलब जब बड़ी बड़ी चट्टान पत्थर सब जमा हो जाएंगे तो जो पानी होगा नदियों का वो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे की तरफ हो जाएगा और पत्थर ऊपर। तो पानी दिखता नहीं है, पत्थर दिखते हैं, पानी हो जाता है विलुप्त। ठीक है, भावर क्षेत्र क्लियर हो गया। भावर क्षेत्र का जो विस्तार है सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। कुशीनगर के पास सबसे अधिक वो है हमारी 34 किलोमीटर लगभग। और इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या हो जाती है, घटती जाती है। ठीक है, फसल की बात करें तो यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती, क्योंकि ये इसकी जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, और यहाँ जो ज़्यादातर जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, कंकड़ और पत्थर वाली, मतलब पथरीली ज़्यादा होती है। ये हमने बात की भंवर क्षेत्र की। आई होप क्लियर हो गया होगा भंवर क्षेत्र। अभी नोट्स में भी आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की। तो हम तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो तराई क्षेत्र जो है ये हमारा इधर पश्चिम से चौड़ा होकर के हमारा पूर्व से चौड़ा होकर के पश्चिम की तरफ क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे अधिकतम हमारी, अब हम बात करें ग्रीन से, देखो मैंने लिखा है तराई क्षेत्र। अब हम बात करें तराई, तराई से आप समझ रहे होंगे तरी वाला क्षेत्र। ठीक है ना। यहाँ पे नमी की क्या हो जाती है, अधिकता होती है। यहाँ पानी का लेवल जो होता है, यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तराई क्षेत्र। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है लगभग है 80 से 90 किलोमीटर, 80 से 90 किलोमीटर। और इसके साथ अपोजिट है, ऐसे ही पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या हो जाता है, घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा अधिकता होती है। तो दो तरह की फसल होती हैं, कौन सी, एक तो खेती होती है यहाँ पे गन्ने की, गन्ना, और दूसरी जो होती है वो होती है धान। मुख्य रूप से यहाँ पे दो मुख्य फसलों की बात करें तो गन्ना और धान, वैसे गेहूं और जूट भी यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हमने बात करी पहले भंवर क्षेत्र की। भंवर क्षेत्र कैसा है, जो नदियाँ निकलती हैं अपने साथ चट्टानों पे पड़ती, पत्थरों, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, तो अपने साथ ढेर सारे कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं। तो वो एक
हमारे कौन से एरिया में, ऊपर वाली जो पट्टी है ये हमारी भंवर क्षेत्र की पट्टी कहलाई। कुछ समय के लिए यहाँ का पानी विलुप्त हो जाता है कंकड़ पत्थर जमा होने के कारण। और कुछ जो सेकंड हमारा एरिया हमने ग्रीन से ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमारा जब कंकड़ पत्थर एरिया ख़त्म होता है, कौन सा एरिया, नदियाँ फिर से वापस दिखती हैं और ये एरिया कहलाता है तराई क्षेत्र। यहाँ पे पानी की अधिकता काफ़ी ही ज़्यादा होती है और ये हमारा स्टार्ट होता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। और जिसकी जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई की अधिकता है वो है कुशीनगर ज़िले में। कहाँ क्या है, 80 से 90 किलोमीटर। ठीक है, 2 तरह की फसल, गन्ने और धान की खेती ज़्यादा होती है। आई होप आपको दोनों हमारे भंवर एवं तराई अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम इनके नोट्स पर डिस्कशन करेंगे। नोट्स देखते हैं। नोट्स हैं इनके भंवर एवं तराई क्षेत्र। तो नोट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के शिवालिक रेंज के तुरंत नीचे निकलने वाली नदियां अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर प्रवेश करती हैं, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए नदियों का पानी विलुप्त हो जाता है। अभी मैंने समझाया, जब ढेर सारे पत्थर अपने साथ लेकर के चट्टानें बड़ी बड़ी टूट करके गिरेंगी, उस वहाँ जमा हो जाएंगी, तो पानी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। पानी नीचे चला जाता है उनके पत्थरों के एकदम, और पत्थर दिखते हैं, पानी नहीं दिखता है। तो उस क्षेत्र को कहते हैं हम भंवर या हम भाभर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और उसके जो तुरंत नीचे वाली जो हमारी पट्टी हमने बनाई थी अभी ग्रीन कलर से, वो हमारी थी तराई क्षेत्र। यहाँ पे पानी की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अधिकता होती है। अब हम सिर्फ बात करेंगे भंवर क्षेत्र के कुछ पॉइंट्स की। तो भंवर क्षेत्र हमारा सबसे उत्तरी क्षेत्र में है ना, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भंवर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र की जो लंबाई है वो पश्चिम से पूर्व यानी सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। ठीक है, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भंवर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी है, 34 किलोमीटर है। और जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बढ़ती है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है या घट जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आगे देखते हैं हम तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र हमारा जो है भंवर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी की चौड़ाई क्या है, कुशीनगर में है, अभी मैंने बताया 80 से 90 किलोमीटर तक है। और लेकिन जैसे जैसे तराई क्षेत्र की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई घटती जाएगी। बहुत इजी है, आप मैप में अपने आप से ड्रॉ जरूर करिएगा। जहाँ भी आप इसके नोट्स लिख रहे हैं वहाँ पे इसका डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, चाहे रफली या फिजिकल मैप लगा करके आप वहाँ पर तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम आगे देखेंगे। भंवर क्षेत्र में कोई फसल नहीं उगाई जाती है ना, क्योंकि वहाँ पर कंकड़ पत्थर इतना ज़्यादा है, पथरीला एरिया है, उबड़ खाबड़ है वहाँ की भूमि। तो वहाँ पर कोई हमारा जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की कोई फसल नहीं होती। और जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा ही अधिकता है ना। तो यहाँ सिर्फ दो मतलब ज़्यादा मुख्य खेती होती, काहे की, गन्ने की और धान की खेती की अधिक की जाती है। आई होप आपको भंवर और तराई क्षेत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड भाग पे, वो है मध्य का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मध्य का मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या होता है, नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। अवसाद मतलब कंकड़ पत्थर। पहले तो कंकड़ पत्थर शुरुआत में तराई क्षेत्र में भी कंकड़ पत्थर के अवशेष आते हैं, लेकिन कम मात्रा में। और यहाँ पे आते आते क्या हो जाते हैं, यहाँ पे और कम हो जाते कंकड़ पत्थर, मतलब जो बड़े बड़े होते हैं वो नहीं, यहाँ पे कम होते हैं। और यहाँ पे पानी की जो मात्रा होती है ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे पानी की उपयुक्त मात्रा होती है। और उसके होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी काफ़ी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी है ना, हर तरह की मिट्टी होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो मध्य का मैदानी है, ये काफ़ी सारे जिलों को क्या करती है, कवर करती है। उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे जिलों को कवर करती है। और मेन मुख्य भाग ये है कि जो नदियाँ ऊपर से निकलती हुई आती हैं, अब यहाँ पर इस एरिया में आकर के क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती हैं। मैप में देखें तो इस एरिया में आकर के नदियाँ क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। ये हम मान लेते हैं हमारा है मध्य का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये बीच वाला जो हमारा यूपी का भाग है, ये हमारा भाग है मध्य का मैदानी क्षेत्र। ये सबसे ज़्यादा राज्य हमारे ज़िले कवर करता है। और यहाँ पे जो हमारी फसल होती हैं, कई सारी फसलें उगाई जाती हैं।
और यहाँ पे नदियाँ आकर के आपस में क्या हो जाती हैं, मिलती हैं, यहाँ पे नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है, गंगा यमुना का दोआब, ठीक है। गंगा यमुना का मैदानी दोआब क्षेत्र भी इस मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अभी हम इसमें मैंने नहीं मेंशन किया है, लेकिन आप कहीं नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए कि जो हमारा मध्य का मैदानी क्षेत्र है एक और नाम से जाना जाता है गंगा यमुना का मैदानी दोआब। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एक और नाम से जानते हैं हम गंगा यमुना का मैदानी दोआब। गंगा यमुना का मैदानी दोआब, यहाँ लिख दे रही हूँ दोआब, ठीक है। इसे ये भी कहीं कहीं ये भी मेंशन हो जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। गंगा यमुना का मैदानी दोआब इसलिए कहते हैं क्या, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है, गंगा नदी और यमुना नदी का मिलन होता है, ठीक है। आपस में आकर के मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। जो हमारे नीचे का अब बचा, हमारा जो यूपी था, यूपी का मैप, अब जो हमारे ये जो नीचे का आपको हिस्सा दिख रहा है यही है हमारे दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। ये जो हमारा ये एरिया जो दिख रहा है आपको, यही है हमारा मध्य प्रदेश बॉर्डर के इधर वाले जितने ज़िले हैं ये कौन से हैं, हमारे पहाड़ पठारी ये क्षेत्र। यहाँ भी पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ भी ये भी पहाड़ी एरिया, लेकिन ये हिमालय के जितने यहाँ के पहाड़ ऊंचे नहीं हैं, बहुत बहुत कम, मतलब इनकी जो ऊंचाई है काफ़ी कम है। ऊंचाई इनकी लगभग 300 मीटर या 600 मीटर के आसपास की यहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया जो हमारे ज़िले कवर होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं हमारे एक ललितपुर, ठीक है, ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, जालौन है, ठीक है। ये हमारे जो एरिया हैं ये हमारे पठारी क्षेत्र के एरिया हैं। और हमारा हमीरपुर, इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद का सुदूर दक्षिणी, ठीक है। और मिर्ज़ापुर यहाँ तक, ठीक है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली, ये जो हमारे एरिया है ये पठारी क्षेत्र है। कौन सा है, पठारी। यहाँ पहाड़ियाँ हैं लेकिन पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं है, काफ़ी मतलब ऊंचाई उनकी जो है मध्य है, ठीक है, कम है, 300 मीटर या 600 मीटर के आसपास है। यहाँ की भी जो भूमि है वो कंकरीली और उजाड़ है, ठीक है, कंकड़ पत्थर वाली है। उजाड़ भूमि है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पठारी क्षेत्र भी। अब हम आगे कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। दक्षिण का पठारी क्षेत्र मध्य के मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है ना, नीचे की तरफ है। और ये प्राय द्वीपीय पठार या दक्कन की पठारी के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र भी कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, इसको एक और नाम से संबोधित किया जाता है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है। आगे देखें हम, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, अभी हमने मैप में शो किया, देखिए ललितपुर, मैप आप अपने सामने रखिए तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का सुदूर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, मिर्ज़ापुर का गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र, चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है, ठीक है। इसके उत्तरी सीमा पर गंगा और यमुना नदी में फैली हुई है। और ये जो दक्षिण की विंध्य पहाड़ी, वो जो हमने मैप में देखा, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, तो यहाँ पे विंध्याचल, ठीक है, यहाँ पे विंध्य की पहाड़ी है ये। और पहाड़ी काफ़ी ऊंची नहीं है, छोटी, मतलब उनकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर या 600 मीटर के आसपास की पहाड़ियाँ हैं। भूमि यहाँ पर जो है हमारी कंकरीली और उजाड़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई मतलब खेती की बात करें तो ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको आज का जो हमारा
इम्पोर्टेंट टर्म्स थे। एक हमने उत्तर प्रदेश का नामकरण, राजधानी, है ना, और महत्वपूर्ण तथ्य। और ये जो हमने पढ़े भौगोलिक, इसका भौतिक विभाजन जो पढ़ा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपने कमेंट्स में कहीं कुछ पूछना है या सजेशन देना है तो ज़रूर आप कमेंट करके हम मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।